स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल वीडियो में जो आपका डिपेंड है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है क्लास 10th स्पेशल के लिए, जिसमें काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दीजिएगा, तो उसी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं खंड का यानी पार्ट ए में आपका फिजिक्स के जो क्वेश्चन आपके लिए इस साल आए हैं। तो इसमें पहला वाला जो प्री बोर्ड में आपका क्वेश्चन आया है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और पहला क्वेश्चन था, आप ध्यान से सुन लीजिए और जिनके पास बच्चों के पास पेपर हो वो अपने पेपर पास निकाल लें, सामने रख लें और स्क्रीन पर संभवतः आपको दिखाई दे जाए तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो कहा है इसमें कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो इसमें क्या है कि दो माध्यम लिए जाएंगे, ठीक है, ये वो माध्यम है जो सेपरेट कर रहा है दो आपके मीडियम्स को, ठीक है। तो इस मीडियम में आपका कहना ये है कि इस पर एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। तो अगर इसमें सबसे पहले अगर नॉर्मल खींचा जाए यानी अभिलंब खींचा जाए तो वो हमेशा पृष्ठ तल के लंबवत खींचा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश किरण इसके ही लंबवत आ रही है यानी इसी के लंबवत आ रही है, तो और कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लंबवत जब आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की जो वैल्यू है यानी आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल की वैल्यू का अगर मान कहा जाए तो फॉर्मूला ये कहता है कि नॉर्मल यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यानी इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आपका आई होता है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो जब ये एंगल उसी की डायरेक्शन में आ रहा है तो अभिलंब यानी नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण जो कितना हो गया आपका 0 डिग्री हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर का भी मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर होगा, यानी अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए आपका 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन 1 है इट इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खंड खा, एक का में था, का सेक्शन बोल रहा था आपका। खा सेक्शन की अगर बात करें, खास सेक्शन में कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले यानी कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो आर की जो वैल्यू है, आर से वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं, देन दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। और इसके अवतल दर्पण की फोकल लेंथ पता करनी है, फोकस दूरी का पता करना है, बहुत सरल है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास में अवतल दर्पण के लिए कह रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा आप इसमें इंडिकेट कर दें विद द नेगेटिव साइन -20 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की बात कर रहा है तो फोकस दूरी आपको पता करनी पड़ेगी। फोकस दूरी के लिए डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जस्ट हाफ होती है, ठीक है। तो फोकस दूरी यहाँ पर गिवन है -20 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आंसर आपका आएगा -10 सेंटीमीटर एंड इट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो ये जो ऑप्शन आपका पहला वाला ही ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, उसमें भी आंसर आपका 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें प्लस का दे रखा है। तो अगर वहाँ पर ऑप्शन +10 या -10 भी गिवन हो तो आप ध्यान रखिएगा, दर्पण की नेचर देखिएगा, दर्पण किस तरह का है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, क्लियर है। तो जैसे बताया, अवतल दर्पण के लिए आप नेगेटिव लगाएंगे और उत्तल दर्पण के लिए आपको पॉजिटिव यूज़ करना होगा व्हेन ऑप्शन में आपके प्लस या माइनस दे रखा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पढ़ाई बड़े आनंद से किया कीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या आनंद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे, जिन बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखे होंगे उनके लिए आप यकीन मानिए इस पेपर को करने में कोई भी कठिनाई नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन गा आपका कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ठीक है। तो किस रंग के लिए प्रकाश कांच का जो अपवर्तनांक है न्यूनतम होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या लाल रंग के लिए, ठीक है। तो जो न्यूनतम रंग होता है, न्यूनतम अपवर्तनांक जो होता है वो होता है लाल रंग के लिए, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक मिनिमम होता है और सबसे अधिक किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए, ठीक है ना। ओके, ये आपका गा हुआ, यानी इसमें भी इसमें जो गा वाला पार्ट है इसमें आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 लास्ट वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, घा पर आते हैं। घा है आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक सभी को बता चुका हूँ, प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, जिगजैग लाइन से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है उसका, ओम। मिस्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नेम का सत्यापन किया था, उन्हीं के नाम पर इसका प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह इस तरह से दिखाया जाता है और मात्रक होगा इसका ओम। और ऑप्शन आपका सही है थर्ड वाला, द थर्ड वन इज योर आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, नंबर 2 पर आते हैं, दूसरे का। यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले की जो डेफिनेशन उन्होंने पूछनी चाहिए आपसे, प्रकाशिक केंद्र और दर्पण का द्वारक। ठीक है, प्रकाशिक ऑप्टिकल सेंटर और द्वारक को समझाइए। अगले प्रश्न की बात की जाए तो सेकंड का दूसरे का जो क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र तथा दर्पण का द्वारक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर ये रिलेटेड है आपका लेंस से। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ये सेंटर है रिलेटेड है विद द लेंसेज। ठीक है, तो लेंस 2 प्रकार के आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ पे जो परिभाषा दी जाएगी वो 2 तरह से परिभाषा है, दोनों के कंडीशन में एक ही है कि लेंस में वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी चली जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और ये वाली जो कंडीशन है ये पतले लेंसों के लिए दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन की जो घटना होगी इस पॉइंट पर ये घटना आपको लगेगी कि नहीं हो रही। तो वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट बिना डेविएटेड हुए सीधी चली जाती है, इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, और कह सकते हैं आप इसको प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट में दर्पण का द्वारक पूछा गया। तो दर्पण के लिए द्वारक में, ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न था, तो 1 नंबर आपको इसकी डेफिनेशन पे मिलेगा। चित्र बनाते हुए रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, और आगे अगर बात करते हैं दर्पण के द्वारक के बारे में, तो दर्पण का द्वारक क्या है उसको समझ लीजिए। पहले दर्पण को समझते हैं। सबसे पहले होता है दर्पण का परावर्तक तल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो आप अगर यहाँ पर ये दर्पण शो कर रहे हैं तो दर्पण का परावर्तक तल ये हुआ, और इसका डायमीटर जो है, इसका जो व्यास होता है, इसके व्यास को हम क्या कहते हैं, उसका द्वारक कहते हैं। अगर आप जब इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, और उसका जो डायमीटर होगा वो आपका दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है ना, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को आप दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका समंजन क्षमता। ठीक है, तो मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। सेकंड अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। तो नेत्र की अगर बात करें तो मानव नेत्र में आप देखते हैं कि हम हाल ही पास की चीज़ें देखने लगते हैं अपनी आँख से, और हाल ही दूर की वस्तुएं देखने लगते हैं। तो इसके लिए नेत्र जो अपनी रेटिना की फोकस लेंथ को चेंज कर रहा है। ठीक है, नेत्र की पास तथा दूर की स्थित वस्तुओं को अपनी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनना। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है भाई। आभासी प्रतिबिंब के लिए ये है कि अगर कोई चाहे लेंस हो या दर्पण हो, कि अगर उसमें कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन हो, ठीक है, या अपवर्तन हो, तो उसके पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई अगर प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब जैसे अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं आपका वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेजेस और इमेजिनरी इमेजेस। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब मिलते हैं आपको जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि जो आपकी इमेजिनरी इमेजेस हैं वो कब मिलती हैं, जब जो प्रकाश की किरणें हैं वो काटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आभासी प्रतिबिंब आपका क्लियर हुआ। थर्ड का पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड का क्वेश्चन था कि प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए। ठीक है ना, तो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था, तो बच्चे आए भी थे मेरे पास कि सर अपवर्तन होना चाहिए कि अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें अपवर्तनांक पूछ रहे हैं, तो इसमें जरा भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं थी, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन अगर वो कहता तो अपवर्तन लिखा हुआ होता कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि उसने लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो उसके लिए तो 4 नंबर का ये प्रश्न है, और उसके प्रश्न में आपको अपवर्तनांक की परिभाषा लिखनी है, जो इसमें आपको लिखना है इसके नियम। ठीक है ना, अपवर्तन के जो 2 नियम हैं आपके, एक तो है आपकी आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, और आपका नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सेकंड वाला जो लॉ है आपका कि आपतन कोण की जिया, इंसिडेंट एंगल का साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है ना, इस नियतांक को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको दूसरे वर्डों में क्या पूछा गया है, स्नेल का नियम पूछा गया था आपसे। ठीक है ना, स्नेल का लॉ। तो आगे ध्यान रखिएगा, स्नेल का नियम है, अपवर्तनांक की अगर परिभाषा पूछ रहे हैं तो स्नेल का लॉ। तो इसके जो नियम है, नियम इसका यही है, साइन आई अपॉन साइन आर 1 और 2 ज़्यादा है तो आपको पहला वाला रूल और दूसरे वाला रूल, ठीक है, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब,
ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड वाला आपतन कोण कीजिए साइन आई, अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फिनिश हुआ। जो 4 नंबर का था इसमें अथवा करके एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, इसमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकस लेंथ को दिखाते हैं आप, एफ से अब प्लस रखोगे या माइनस, तो उत्तल लेंस है इसलिए प्लस रखेंगे। और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर इक्वल, तो 10 सेंटीमीटर आपने ये लिखा। 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी ये वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु से लेंस की दूरी रखी है 20 सेंटीमीटर, तो विद नेगेटिव साइन। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि यू की मोस्टली जो लेंथ है वो नेगेटिव रखते हैं, यू इक्वल्स टू माइनस का 20। दूर 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है, कैंडल रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो कैंडल की जो लंबाई है उसको हमने ऑब्जेक्ट की मानते हुए उससे रिप्रेजेंट कर लिया प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है उसमें आइए देखते हैं। तो लेंस से बने प्रतिबिंब, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी वी की वैल्यू आपको बतानी है, वी कैलकुलेट करना है। प्रकृति बतानी है, कैसी प्रकृति होगी, और उस प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, ठीक है ना, प्रतिबिंब की लंबाई को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4 नंबर में ये वाला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। आइए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि फॉर्मूला आपको 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u यूज़ करना है या माइनस का 1/v माइनस 1/u यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो है 1/f इक्वल्स टू 1/v, और क्योंकि लेंस है इसलिए माइनस का 1/u। प्लस कब करते हैं, जब यहाँ पर दर्पण का प्रयोग किया जाता। तो अब सिंपली केवल आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ प्लेस करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले f का मान लगाते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/10, प्लस का 10 था तो प्लस का 10 लगा दीजिए। 1/v की वैल्यू आपको पता करनी है, माइनस 1/ माइनस का 20, तो दिस माइनस और माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, उसका जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/v, दिस इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20। समझ में आया सभी कि ये माइनस प्लस इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, विल बी माइनस। एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो ये आएगा आपका 20, और 10 टू 22, यहाँ पर आएगा 2 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 1/20। मतलब ये हुआ कि v की जो यहाँ से 1/v की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1/20, किसका आई, प्लस का आई। तो v इक्वल्स टू प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्रकृति कैसी है इसको हम देखते हैं इसके डायग्राम को बना के, ठीक है। इसका डायग्राम आरेख बनाते हैं, आरेख कैसे बने आइए इसका आरेख समझते हैं। तो आरेख समझने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस बना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आपने बनाई, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर एक फोकस इतनी ही डिस्टेंस पे सिमिलर एट दिस डिस्टेंस, इसकी डबल लेंथ पे 2f1, ठीक है। इसको f डैश कह लीजिए, ये f डैश, ये f और ये 2f, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये है, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया गया क्योंकि ये ओरिजिन के इस तरफ है। इसको आप मूल बिंदु मानते हो, ठीक है ना। आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपका। इसको आप ओरिजिन मानते हैं। तो यहाँ पर फोकस लेंथ दे रखी है और जो वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पे रखी है, ठीक है। तो लेट वी कंसीडर हियर। तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट गई तो पहले तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ये क्या होगी, ये फोकस बिंदु से होकर पास ऑन होगी, ठीक है। सेकंड वाले से प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर होकर निकलती है तो ये कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर काटेगी। तो v की जो लेंथ आपके पास आई है 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, सॉरी डबल फोकस पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उतनी ही डिस्टेंस यानी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक है। इसका आपने एग्जाम्पल ये देख लिया, ओके। ये थी माइनस का 20 सेंटीमीटर और प्लस का 20 आ रही है, तो ये लेंस के दूसरी तरफ बनना है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो प्रकाश की किरणें वो वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, आपके उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो लेंथ आनी चाहिए वो किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। तो इसमें जो लास्ट और रह गया कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए m का जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू I/O, दिस इज इक्वल्स टू V/U। यहाँ से I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आपको दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। V की लेंथ, V का मान आपके पास आ चुका है प्लस का 20, एंड U की वैल्यू दिस इज ऑल्सो 20 लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, I इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर आया,
यानी जितने आकार की वस्तु है उतनी आकार का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होने वाला है। और ये जो प्रतिबिंब आएगा नेगेटिव आएगा, यानी वाई डैश पर आ रहा है, नीचे की तरफ बनना है इसलिए वाई डैश आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से आपने देखा। बहुत सरल क्वेश्चन है, 2-3 प्रयास करेंगे सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि तीसरे का खंड था कि ओम का नियम लिखिए, उसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो ओम का नियम वही है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई चेंज ना किया जाए तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है, ठीक है, और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। विभवांतर जो V है उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती का मतलब हुआ कि जैसे जैसे V का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे I का मान बढ़ने वाला है जी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है वो जो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, उसके प्रयोग में यही है कि जैसे जैसे V का हम 0 से आगे बढ़ाते हैं धारा का मान भी बढ़ने लगता है। तो इस नियम को अच्छे से दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए। ये यकीन मान के चलो कि इन 3 क्वेश्चनों में से आपका मतलब अगर ऐसे 100% मान लें तो उसमें से 40% पेपर आपका बोर्ड में ज़रूर मिलेगा। 100% लिख लीजिए। तो ओम का नियम कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, ये भी लिख सकते हैं, या V जो है उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, नियतांक के अगर अनुपात की बात करते हैं तो B/I दिस इक्वल्स टू R। ठीक है, ये सब चीज़ें दिखा दिया करिए भाई। एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा इम्पैक्ट आपका तभी पड़ता है जब आप उसके बारे में लगभग अगर समय है तो जितनी जानकारी आपके पास है उस सब जानकारी दिखा दें, शो कर दें। ठीक है, प्रतीक दिखा दीजिए। आर का प्रतीक कितना होता है, ओम के रूप में दिखाता है। मात्रा क्या होता है इसका, ओम होता है। ठीक है, और इसको खोज किसने की थी, जॉर्ज साइमन ओम ने किया था इसके बारे में। तो 4 नंबर अगर आपको लेने तो 4 नंबर के लायक काम आपको करना पड़ेगा, 4 नंबर आपके तभी आएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें अथवा करके दे रखा है और वही क्वेश्चन है जो मैं आपको एक बार करा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में वो जो क्वेश्चन मैंने आपको करा था सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 1000 वाट सामर्थ्य। चलिए आइए देखते हैं। तो अंकित प्रश्न आपके सामने है कि 1000 वाट सामर्थ्य वाला एक हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। तो जहाँ पर वाट बताया है तो दिस इज पावर P 1000 वाट लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप इतना जूल प्रति सेकंड। ठीक है, 1000 जूल प्रति सेकंड आप इसकी वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे दे रखा है कि इस हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ना है। तो वोल्टेज दे रखा है V इक्वल्स टू 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। ओके, तो गणना करनी है, पता करना है सबसे पहले हीटर में बहने वाली धारा I का मान कितना है। तो इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे P इक्वल्स टू V इंटू I। ठीक है, और I का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो दिस इक्वल्स टू P अपॉन V। P का मान आप लगा दीजिए 1000 अपॉन 250, काट दीजिए कितने टाइम्स गया, 0 से 0 काटिए, 25 4 जा 100। तो I की जो वैल्यू आएगी आपके पास में आई वो आई 4 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान आपके पास आ चुका है 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सेकंड पार्ट में हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात, तो प्रतिरोध जो ज्ञात करेंगे उसके लिए V इक्वल्स टू आई आर आप यूज़ कर लीजिए। V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर का मान आपको पता करना है तो दिस आर विल बी इक्वल्स टू V अपॉन आई। V का मान कितना दे रखा था आपको 250, 250 डिवाइडेड बाई धारा जो आपकी आई है 4 एम्पियर। ठीक है, 4 का भाग लगा दीजिए, 250 में 6 आएगा, 4 6 जा 24, 10 बचेगा, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 बचेगा, कैरी लेना पड़ेगा, 4 5 जा 20। ठीक है, इतना देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें कोई अंतर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय धारा कितनी होगी। तो थर्ड वाले पार्ट में उसने कह दिया टी का मान कितना रखना है, टी की वैल्यू लगानी है आपको कितना, प्रति मिनट की कह रहा है तो प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड की वैल्यू आपको पता करनी है, 60 सेकंड में कितना विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा खर्च होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे I इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी। बहुत सरल है, I का मान आप निकाल चुके हैं, 4 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर। R की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितना पता किया था, रेजिस्टेंस आपके पास है 62.5, 62.5 इंटू टाइमिंग कितना लगाएंगे, 60 लगाएंगे। ठीक है, इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 62.5 इंटू 60। दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, नीचे तक है। ओके, इस डेसिमल से एक डेसिमल आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके वैल्यू जो आएगी उसे बताइए, तो उसको सॉल्व कीजिए। और ये मैंने तो सॉल्व कर लिया है, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6000। ठीक है, 6000 या 60,000 कर लेते हैं एक बार और। 16 6 96, 96 मल्टीप्लाई विद कर दीजिए 62.5 विद 96। ठीक है, तो फटाफट से करिए ज़रा। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप भी देख लीजिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास हो चुका है। 60,000 जूल इसका आंसर आएगा। तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो आई 60,000। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यही आंसर आया या नहीं आया, वेट करूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट इसका जो चौथा पार्ट रह गया है वो पूछ रहा है कि हीटर के 2 घंटे उपयोग में लाने के लिए किलोवाट में व्यय ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो यूनिटों की संख्या, व्यय यूनिटों की संख्या क्या कहते हैं, पी जो होता है आपका वाट में लें। ठीक है, समय जितने भी ले रहे हैं वो घंटे में आपको यूज़ कर रहे हैं और 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से भाग लगाना है। ओके जी, तो इसमें जो पावर दिखाई गई है वो है आपकी 1000 वाट, तो सीधा सीधा आपने 1000 वाट लिख दिया। उसके बाद में जो कितने घंटे चला रहा है, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे उपयोग में ला रहे हैं अपॉन 1000। ठीक है जी, 1 2 3 3 जीरो आप कैंसिल करेंगे, केवल कितनी यूनिट आ रही हैं, 2 किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। 2 किलोवाट घंटा कह लीजिए या 2 यूनिट कह दीजिए, तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार हमने जो उसका फिजिक्स का पार्ट था वो कंप्लीट किया। आप ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, सभी बच्चों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए बच्चों में। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। उसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग इंटर का सॉल्यूशन और करेंगे। इंटर के वीडियो, इंटर का जो प्री बोर्ड हुआ है उसमें जो जो क्वेश्चंस आए उनको फास्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।